नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो टॉप एमसीक्यू सीरीज अपने चला रखी थी, क्लास नंबर 5 है ये। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू लेकर आपके लिए उपस्थित हूं। अगर आप लेकर जाने वाले हैं, यूपीपीसी एग्ज़ाम देने वाले हैं या चंडीगढ़ एलएमओ का आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाने वाले हो। जो न्यू स्टूडेंट इसमें ऐड हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो नंबर 5 है। ये अपनी 4 इससे पहले वीडियो हो चुकी है, वो भी अपने जरूर जाकर देखें। इसकी प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, ठीक है। आप जाइए चैनल पर, प्ले लिस्ट पर खोलिए और ये चार जो वीडियो है वो ऑलरेडी पड़ी है। ये क्लास नंबर अपनी 5 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ यार दोस्तों ज़रूर शेयर कर दें यार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक एलईडी के निर्माण के दौरान, आपको बता दूं एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ कौन सा भरा गया है? गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक पदार्थ भरा गया है। तो एलईडी का प्रकाश पूछा है, ठीक है। अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन की तरफ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है अपने को, पदार्थ देखकर रंग पूछ सकता है एलईडी का, फिर रंग देखकर पदार्थ अपने से पूछ सकता है, ठीक है। उल्टा विपरीत हो सकता है। मतलब अब इसमें क्या है, अपने को पदार्थ दे दिया और रंग पूछा है, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनिक जो उसका रंग होता है, अगर एलईडी के अंदर भर दें तो लाल रंग होता है, ठीक है, एलईडी के अंदर। और इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप, एलईडी की जो लाल रंग की एलईडी होती है ना, उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, वोल्टेज ड्रॉप और एक्रॉस होती है ना, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस होती है, वो कितने वोल्ट होती है? 1.8 वोल्ट, ठीक है। ये भी याद रख लेना। गैलियम आर्सेनिक जिसका पदार्थ होता है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कितनी होती है एलईडी के अंदर? 1.8 वोल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर देखो, चारों ऑप्शन में बताऊंगा इसमें आपको। अगर हरा उत्पन्न कब करेगी अपनी एलईडी? जब अपने को कौन सा पदार्थ भरेंगे इसमें के अंदर? गैलियम। कौन सा पदार्थ भरेंगे? गैलियम फास्फोरस, ठीक है। गैलियम फास्फोइड अगर इसमें भर देंगे ये नामक पदार्थ, तो हरे रंग का जो प्रकाश उत्सर्जित करने लग जाती है एलईडी, ठीक है। और इसके अंदर फिर जो वोल्टेज ड्रॉप एक्सेस है वो कितना है? फिर 2.2 वोल्ट है, ठीक है। किसका? हरे रंग का 2.2 वोल्ट है। सभी का याद रखना दोस्तों, पता नहीं एग्जाम के अंदर कौन सा भी पूछ रहे पीला रंग का अगर प्रकाश आ जाए तो कौन सा पदार्थ होगा पीला रंग के लिए? फिर गैलियम। आप लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरफाइड, ठीक है। फास्फोरफाइड ये नमक पदार्थ भरा होता है, ठीक है, पीले रंग के लिए। और इसकी फिर वोल्टेज आ जाए तो कितनी लिखनी है? 2.1 वोल्ट। कितनी? 2.1 वोल्ट। और पूछ ले नीले के लिए तो कौन सा करेंगे? नीले के लिए कौन सा पदार्थ भरा जाता है? फिर आप उत्तर कर देना गैलियम इंडियम। गैलियम इंडियम आप आंसर कर देना, गैलियम इंडियम नाइट्रेट, ठीक है। आप उत्तर कर देना गैलियम। फिर इसकी कितनी होती है? इसकी दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 3 वोल्ट होती है वोल्टेज ड्रॉप एक्सेस, ठीक है, अक्रॉस। तो आज पूछा है गैलियम आर्सेनिक के लिए, तो लाल रंग कर देंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार। आपके लाइव से हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है बहुत ही अच्छा, ठीक है, हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सत्य कथन की पहचान कर लें। देखो, पहला ऑप्शन यूपीएस मतलब यूपीएस के बारे में अपने को पूछ रहा है ये। तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। क्या होती है? अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। ऑनलाइन यूपीएस होती है, उसकी दक्षता 85% होती है क्या? आप बताओ कि ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता 85% होती है क्या? हाँ जी दोस्तों, सही आंसर ये सही ऑप्शन है कि ऑनलाइन यूपीएस की जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो 85% तक होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूपीएस अनट्रैप्ड पावर सप्लाई की बैटरी से 12 वोल्टेज प्राप्त करने हेतु सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी सही है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए।
पूछा है यूपीएस एक ऐसी युक्ति है जो मुख्य आपूर्ति असफल हो जाने पर भी कंप्यूटर को 15 मिनट से लेकर लेकर घंटों तक, कई घंटों तक प्रचालित कर सकती है। ठीक है, मतलब इसमें यूपीएस एक सप्लाई है। देखो मतलब सप्लाई कट की फिर भी कंप्यूटर को ऑन रख सकती है 15 मिनट से लेकर कई घंटों तक। ठीक है, प्रचालित कर सकती है, मतलब सही ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी सभी कथन क्या है, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी नंबर जिस जिसने सोचा था बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, इसी तैयारी इसी तरह की कंटिन्यूटी आप बनाते रहें। और देखो पूछ रहा है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या फुल फॉर्म होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई हाँ को हानि पहुंचती है किससे, ओवर करंट से, शॉर्ट सर्किट से, लोड क्षमता से, ए व बी दोनों। तो अनट्रिपेटेड पावर सप्लाई होती है उनको दोनों से अति धारा एवं शॉर्ट सर्किट से ही एक हानि पहुंचती है। दरअसल मैं आपको बता दूं ये होता क्या है, SMPS के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, दरअसल मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो इसके अंदर रेक्टिफायर के थ्रू ये क्या, रेक्टिफायर के बाद इसके स्टेप ट्रांसफार्मर के बाद लगा होता है रेक्टिफायर। ठीक है, ये क्या दरअसल डीसी में भी यूज करते हैं अपने, रेक्टिफायर लगा होता है। और उसके बाद देखो इसके अंदर एक आईसी होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, SMPS के अंदर ही होती है एक आईसी, जिसमें क्या होता है अगर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, जिसमें क्या होता है आउटपुट वोल्टेज का मान अगर बढ़ जाता है किसी कारण से बढ़ जाता है, या अपन बोल सकते हैं इसको आईसी गर्म हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, गर्म हो जाती है आईसी, किसी कारण वंश गर्म हो जाती है, तो इसकी आईसी की जो निर्गत वोल्टेज है, ठीक है, निर्गत को बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट की वोल्टेज का मान, फिर इनपुट की वोल्टेज का मान क्या हो जाता है आईसी के अंदर, जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो हो जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि SCPS के अंदर एक आईसी लगी होती है, जिसमें क्या है अगर किसी कारणवश आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ गया या आईसी गर्म हो गई, तो निर्गत वोल्टेज तुरंत वो क्या कर देगी, जीरो दे देगी। ठीक है, रीडिंग अपने को जीरो दे देगी। और इसका जो राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा, वो हानि पहुंचती है अति धारा से और शॉर्ट सर्किट से भी हानि पहुंच सकती है किसको, SMPS को, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन का उपयोग, डीसी सप्लाई पूछ रहा है, डीसी सप्लाई का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो संधारित्र के निर्माण में सही ऑप्शन है, क्योंकि एक संधारित्र आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का संधारित्र। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, तेजाब। विद्युत लेपन में किया जाता है, विद्युत मुद्रण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका उपयोग करते हैं डीसी सप्लाई का। तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सेल कम निर्गत क्षमता प्रदर्शित करता है। देखो आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है ना। तो देखो आउटपुट बटे इनपुट, इसको बोलते हैं निर्गित। ठीक है, आउटपुट को बोलते हैं निर्गित और इनपुट को बोलते हैं निवेश। ठीक है, निर्गित बटा निवेश। अब देखो निर्गित पूछ रहा है तो मतलब आउटपुट क्या कर रहा है, एक सेल है जो, इसको इरेज कर लेते हैं ना, एक सेल है जो कम आउटपुट क्षमता अपने को प्रदान कर रहा है, तो इसमें से इसका क्या कारण हो सकता है, लघुपथन, शॉर्ट सर्किट हो गया, उच्च धारा रक्षण, एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, सल्फेशन दोष विद्यमान हो गया। ठीक है, सक्रिय पदार्थों से, प्लेटों से हट गया है जो इसका सक्रिय पदार्थ है। देखो शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा रक्षण और सल्फेशन दोष है ना, ये क्या है, अगर ये हो गया तो अपने को जो बैटरी की वोल्टेज है उसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज अपने को नहीं मिलेगा आउटपुट में। शॉर्ट सर्किट हो गया, उच्च धारा सेकंड सल्फेक्शन विद्यमान हो गया। फिर बचा ऑप्शन एक के ही अपने के लिए भी कम आउटपुट, अपने को एक सेल है जो आउटपुट कम दे रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर, सक्रिय पदार्थ है जो प्लेटों से हट गया है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, होगी ना मिस्टेक थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो, ये 6 नंबर है, कोई बात नहीं, चलो। एक स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए
क्या कर रहा है, एक फिक्स वोल्टेज अपने को प्राप्त करनी है। पावर स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, ठीक है, शून्य होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करनी है। पावर स्रोत, पावर सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, बताओ आपके हिसाब से। तो 5 सेकंड रुको, 4 5 3, सोचो आप इतने, 2। ठीक, अब मैं बताता हूँ कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप जा रहे हो शून्य होना चाहिए, ऐसा नहीं करना दोस्तों, कम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए एक स्थिर वोल्टेज अपने को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने 7 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन हैं जो गलत हो गए हैं। तो बैटरी क्या है, अधिक, बहुत अधिक करंट लेगी, बहुत कम करंट लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लेगी, बहुत, बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट अपने को देने लगेगी। तो करो आंसर, आप क्या कर रहे हो, जल्दी से सोचो। बैटरी उस समय अगर बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं तो बैटरी क्या है, बहुत अधिक करंट लेगी, ठीक है। करंट है जो धारा का मान बहुत अधिक वो अपने को लेने लगेगी। इसमें ये नहीं बताया कि कौन से बैटरी जो कौन से क्रम में जुड़ी हो, श्रेणी में या समांतर में। एक बैटरी है सीधी सीधी सिंपल सी बैटरी, जो इसके कनेक्शन है जो गलत हो गए हैं इसके संयोजन, तो बैटरी क्या है बहुत अधिक करंट लेगी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आए तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक HPMV, इसका फुल फॉर्म होती है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर समझ गए होंगे आप अब तो। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में चोक लगाते हैं, आपको पता है। चोक प्रयोग करने से पावर फैक्टर का मान खालिस्तान वह एक संधारित्र का उपयोग करने से एक पावर फैक्टर का मान कितना हो जाता है, ठीक है। देखो एक HMPV लैंप में अपने इंडक्टर प्रयोग कर रहे हैं और उसके कारण पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कैपेसिटर पर अपने पावर फैक्टर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उपयोग पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, इंडक्टर से तो क्या होगा, इसका मान कम होगा, ठीक है। इंडक्टर के प्रयोग करने से पावर फैक्टर का मान कम होगा और कैपेसिटर का प्रयोग करने से पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कम और ज़्यादा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, कम और ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं करना अपने को, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है वैसे ही अपने को लिखना है, पहले कम आना चाहिए फिर ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर वेपर लैंप या इसको बोलते होते हैं उच्च दाब के साथ मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ट्यूबलाइट में लगी चौक के गुणधर्म के बारे में पहचानिए। एक ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में एक चौक लगी होती है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं इसका सिंबल बताना चाहूँगा, आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये कॉइल होती है और इसके अंदर ये होता है सिंबल इसका, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है किसका, चौक का। इसको सीधा इसका जो लिख सकते हैं कैसे, इसका एक डायग्राम्स होता है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे करके ये ऐसा कुछ कुछ दिया होता है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, और वो भी एक कॉइल के ऊपर 2 डंडे मार दिए सीधे और डायरेक्ट ये चौक होती है, ठीक है, उसमें ट्यूबलाइट में लगी होती है। देखो उसका गुणधर्म बारे पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में भी 1 सेकंड से भी कम समय में ट्यूब को चालू कर देती है, ठीक है, सही बात है। आपने देखा है जैसे ही तुरंत आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही अपने स्विच ऑन किया तुरंत यहाँ पे जो ट्यूबलाइट लगी हुई है वो क्या है, स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 सेकंड में ही अपने को कम समय लगा, सबसे सही ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है एक ट्यूब जो चोक है जो प्लास्टिक का कार्य करती है, उस जब ट्यूब स्टार्ट होती है तो उस समय उसे वोल्टेज प्रदान करती है, सही देती है। बी नंबर ऑप्शन भी राइट हो गया इसका, मतलब अब 2 क्वेश्चन ऑप्शन हो गए तो आपको पता होगा अभी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। देखो एक न तो, ठीक है, ये क्या न नहीं है, न तो कोई ध्वनि उत्पन्न करती है और ना ही ट्यूब को जलने बुझने देती है। देखो न जलती बुझती रहती है, ट्यूब खराब हो सकती है ना, उसको कौन रोकता है, चौक ही तो काम है। देखो चौक का बहुत बड़ा योगदान होता है ट्यूबलाइट के अंदर
कि उसके अंदर चौक लगी हुई है, ठीक है, उसे प्रोटेक्शन भी करती है वो, अपने ऐसे नहीं मान सकते। अगर देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट ट्यूबलाइट जो डिम जल रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो वो चौक का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 230 वोल्ट का लैंप लक्स प्रदीप्ति देता है, ठीक है, और लैंप का MSCP देखो कल ही मैंने बताया था इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आज और रिपीट हो गया, ये रिपीट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब देखो इसका जो MSCP होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल फ्लक्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लें, इसके प्ले लिस्ट में बन जाएगी। कुल फ्लक्स अपॉन के अंदर 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। अपने को MSP की ज्ञात करना है, कुल अपने को फ्लक्स को दिया हुआ है, तो कुल फ्लक्स कितने करेंगे अपने, कुल फ्लक्स 1000 कर लेंगे, ठीक है, 1000 4 पाई। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी है 69.62 आएगा, मतलब समथिंग किसके आ रहा है, समथिंग आ रहा है 80 के, ठीक है, समथिंग 80 के आ रहा है, तो 80 इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। आपको याद रखना बस फॉर्मूला क्या होता है, MSCP बराबर कुल फ्लक्स अपॉन के अंदर 4 पाई, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू भी आके पूछेंगे, ये देखो 4 पाई की वैल्यू आ गई। देखो कह रहा है कि एक मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिन फ्लक्स एक ल्यूमन जो खाली स्थान के बराबर होता है। तो देखो एक ल्यूमन के बराबर होता है क्या, 4 पाई कैंडल पावर, ठीक है, एक ल्यूमन के बराबर होता है 4 पाई कैंडल पावर होता है ना। अब देखो 4 पाई का मान रखो, 4 पाई का मान कैलकुलेशन करते हैं तब आपको आता है 12.57 कैंडल पावर, ठीक है, 57 कैंडल पावर, जो किस ऑप्शन में दिया गया है डियर, 12.57, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन के अंदर दिया गया, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लॉक कर दो, किसको, बी नंबर ऑप्शन को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 12 की तरफ, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक निम्न में से कार्टिज फ्यूज की बनावट कैसी होती है। कार्टिज फ्यूज देखा ना आपने, तो कैसी होती है, आयताकार नहीं हो सकती, घोड़े की नाल चुंबक थोड़ी ना भैया, महिलाओं के हेयर बैंड कोई जिला थोड़ी है दोस्तों। तो इसका देखो गोली के आकार की होती है ये, ठीक है, कौन सी होती है, गोली के आकार की होती है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। गोली का मतलब आप क्या समझे, गोली का मतलब समझे बुलेट, ठीक है, बुलेट जो होती है ना पिस्तौलों या गन वगैरह के अंदर डालते हैं, उसकी तरह होता है कौन सा, कार्टिज फ्यूज। अच्छा क्वेश्चन बनता है, कार्टिज फ्यूज की आकार कैसा होता है, गोली बुलेट जैसा फ्यूज होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन को अपने को लॉक कर दिया, इसका राइट आंसर अपने को पता लग गया इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल पर किस प्रकार का फ्यूज प्रयोग में लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है दोस्तों, ओपन टाइप होगा या सेमी ओपन या क्लोज्ड ओपन या उपयुक्त सभी प्रकार के लिए जाते हैं। तो आपको बता देता हूं मैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन होती है इसमें हमेशा अपने ओपन टाइप फ्यूज उपयोग में लेते हैं, ठीक है, ओपन टाइप फ्यूज में उपयोग में लेते हैं। बी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर मेन एग्जाम के अंदर आए तो आप ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाइएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये देखो दोस्तों, कई बार ना जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ये देखो इसमें क्या है, क्या फ़र्क मिला आपको, इसमें देखो दोस्तों, ये देखो कि इसमें ये ब्लैक कलर के हैं और इसमें वो टाइपिंग एरर आ गई, वो भूल गया सीधा लगाना, कलर इसने लगाया ही नहीं। अब बोल रहा है कि इंटरमीडियम स्विच में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है। देखो इंटरमीडियम स्विच में टर्मिनलों की संख्या मैं बता दूं आपको 4 होती है, ठीक है, याद रख लेना। इसको लॉक कर देते हैं आप, किसको, ऑप्शन नंबर डी, डी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं कि इंटरमीडियम में। अब देखो इसकी 4-5 खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटरमीडियम, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ना। देखो इंटरमीडियम स्विच के बारे में, ये स्विच होता है जो 16 एम्पियर से 240 वोल्ट तक वर्क करने में सक्षम होता है, ठीक है, वर्क करने में सक्षम होता है। इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज लिख लेना दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है इसका यूज। जब एक लैंप को 3 टर्मिनल होंगे तो आप समझ गए होंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से
3 से अधिक अपने जब कहाँ कहीं नियंत्रण करते हैं या कंट्रोल करते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। जब एक लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से अपने कंट्रोल करते हैं तब इंटरमीडियम स्विच का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 टर्मिनल की संख्या होती है। ये 16 एम्पीयर से 240 वोल्ट तक कार्य करने में सक्षम होते हैं। देखो कितनी बातें मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दी है। देखो ये भी देखो गलत कथन है, सत्य कथन में बहुत सारी बातें अपने को डाउट बहुत सारे क्लियर होते हैं। तो आप इस वीडियो देखा करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए ही तो बनाते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है इनमें में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो कह रहा है एक कंसील्ड वायरिंग है जो स्थायी वायरिंग का प्रकार है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। अपने को गलत ढूंढना है दोस्तों, ये राइट ऑप्शन है। देखो कह रहा है कि क्लीट वायरिंग एक स्थायी प्रकार का जो वायरिंग है, ठीक है। नहीं जी दोस्तों, ये ऑप्शन इसका गलत हो गया, ठीक है। ये क्लीट वायरिंग होती है, अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है, ठीक है। अस्थायी वायरिंग फिर अपने कौन सी होगी, ठीक है। देखो अस्थायी वायरिंग जिसको अपने एक बार लगा दिया और पुनः अपने को उखाड़ दिया, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप इसको समझ सकते हो शादियों में, ठीक है। अब देखो किसी घर पे शादी है तो देखो डेकोरेशन वाले तो फिलहाल आते ही हैं। अगर आपके घर पे शादी है तो डेकोरेशन वाले आएंगे। मान लो ये घर है तो यहाँ पे ये लीडियां लगाते हैं, ठीक है, लड़ियां लगाते हैं जो जलती बुझती रहती है। देखो वो क्या है, एक अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है, ठीक है। उसको एक बार लगा के एक वो ऐसे नहीं है भी अपने घर पे लगा दें, दूसरे घर पे तो उनका प्रोग्राम अटेंड करना होता है भाई, तो वह वहां से उठाकर ही अगले घर पे जाते हैं। तो वह एक अस्थायी प्रकार की वायरिंग है। स्थायी प्रकार की वायरिंग देखो आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पहला इसका हॉस्पिटल ले सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल में एक बार वायरिंग कर दी, ठीक है। होटल ले सकते हो, हॉस्टल ले सकते हो, घर की वायरिंग हो सकती है, ठीक है। देखो कोई बिल्डिंग की हो सकती है, बेटन वायरिंग। तो एक नंबर ये हो ही गया गलत, ठीक है। क्लीट वायरिंग तो आप बाकी ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर आपको वायरिंग के प्रकार याद है तो अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर अगर पूछे तो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार छत के पंखे के लिए कितने वाट निर्धारित की गई है उसकी पावर, ठीक है। तो कितनी, अधिनियम 1956 के तहत मैं आपको बताता हूँ 40 वाट का लैंप, मतलब इसको अपने लॉक कर देते हैं। किसको लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 200 वाट 100 वाट का गर्म रेजिस्टेंस ज्ञात करें। देखो अपने को दे रखी है पावर, कितनी दे रखी है 200 वाट, वोल्टेज अपने को दे रखी है 200 वोल्ट, ठीक है। तो 200 वोल्ट, तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि फिर हाँ यहाँ पे सॉरी दोस्तों मिस्टेक होगी। ये वोल्टेज है जो 250 वोल्टेज है, ठीक है। ये वोल्टेज है तो 250 वोल्टेज है। फिर इस 200 हिसाब से करेंगे फिर आंसर नहीं आएगा ना, अपना आंसर नहीं आएगा। तो देखो इसको मान लो आप, पावर को मान लो ये होगी अपनी वोल्टेज 250 वोल्टेज, और ये होगी पावर होगी कितनी अपने को 200 वाट पावर होगी। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, सिंपल सा तरीका अपने पास। देखो 50 कर लो यहाँ पे। तो देखो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर के अंदर P, ठीक है। P बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे वज्र गुणा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी आर आ जाएगा, पी आर बराबर वी स्क्वेयर अपॉन, और पी आर अपने को ज्ञात करना है, पी इसके बटा में ले आएंगे और करेंगे अपने कैलकुलेशन। क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वेयर कितना है अपने पास 250 इंटू 250, ठीक है। 250 इंटू 250 अपॉन के अंदर 200 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 25 से किया 625 इसका आ गया, और बटे 2 पड़ा है अभी तक, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 3.12 ओम आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखना, मैंने तो की हुई है तब इसके आंसर याद है, ठीक है। तो 312.5 ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो गया। सॉरी आपसे दोस्तों, सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, कई बार मिस्टेक हो जाती है यार, तो आप इसको सीरियसली ना लिया करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता इसको बोला जाता है। तो देखो मैक्सवेल को किससे मापा जाता है, मैक्सवेल ब्रिज से, केल्विन ब्रिज से, वाइन ब्रिज से, या शेरिंग ब्रिज से। देखो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है दोस्तों,
देखो मैक्सवेल ब्रिज से मापा जाता है इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। क्या मापा जाता है? इंडक्टेंस। ठीक है। केल्विन ब्रिज से मापा जाता है निम्न प्रतिरोध, निम्न रेजिस्टेंस। वाइन ब्रिज से मापा जाता है आवर्ती, जिसको बोलते हैं निमी भाषा में दोस्तों याद रख लेना बारंबारता। आवर्ती का एक अन्य नाम होता है बारंबारता। केल्विन ब्रिज से मापी जाती है बारंबारता। बचा ऑप्शन ए की अपने पास, कौन सा? शेयरिंग ब्रिज। रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता को किससे मापा जाता है? शेयरिंग ब्रिज द्वारा। ठीक है। इसका एक ऑप्शन और होता है दोस्तों, धारिता मापने के लिए। धारिता मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस मापने के लिए भी इसका प्रयोग अपने करते हैं शेयरिंग ब्रिज का, और ये ऑप्शन आए तो बेटर रहना। ठीक है। आ गया होगा आई होप आपको समझ में। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी अच्छा करना है कि एक परमाणु में अस्थिर कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। अब कौन सा करें? हो गए ना कंफ्यूज। अस्थिर कौन सा है? कभी पढ़ा ही नहीं होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों कण होते हैं स्थिर, स्थिर कण होते हैं। ठीक है। अस्थिर मतलब इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होता। ठीक है। होता है बट इसमें ऑप्शन नहीं में दिया दिया हुआ। पहला होता है मेसान, ये अस्थिर कण है दोस्तों। दूसरा होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन लिख लेना दोस्तों, अच्छा है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रोनो। ठीक है। एंटी न्यूट्रोनो, ये इसके अस्थायी कण होते हैं दोस्तों। मेसान, पॉजिट्रोनो, न्यूट्रोनो, एट्रोनो, ये इसके अस्थायी कण होते हैं। कभी आपने सोचा तक नहीं होगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन अपने को इसमें से ढूंढना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक किसी जनित्र में टर्मिनल वोल्टेज पर मापी गई, जनित्र के टर्मिनल पर मापी गई टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से अधिक होती है। कि एक सिचुएशन कभी नहीं आ सकती दोस्तों, मैं आपको बता दूं सीधी बात। पर अपने क्या करते हैं, सीधा देख के हाँ भी ए नंबर से ऑप्शन नहीं, आगे वाले नहीं पढ़ते हैं। लास्ट के अंदर दिया होता है उपयुक्त सभी कथन गलत थे, पर जाके आपको अफसोस होता है अरे यार मैं उस टाइम ये कर देता तो अच्छा क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आपको नहीं करना है ऐसा, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं एग्जाम के अंदर। देखो पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया। देखो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा अधिक नहीं होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका याद रखने का है कि जो टर्मिनल वोल्टेज का मान है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का मान है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। ठीक है। यहाँ ईएमएफ का मान ज़्यादा होता है। ठीक है। बोल सकते हैं अपने ईएमएफ का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि टर्मिनल पर आपको पता है कुछ तो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ ड्रॉप हो ही जाएगा। तो जितना ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है उतना अपने को टर्मिनल वोल्टेज पर नहीं मिलता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसमें से हो जाते हैं। इसके कारण जो ईएमएफ का मान सबसे इससे वोल्टेज टर्मिनल से हमेशा अधिक होगा। ठीक है। देखो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि घरेलू फ्यूज है वो टिन प्लस लेड से बनाया जाता है। यहाँ तक ये लेन सही है, पर आगे का इसने गोल कर दिया काम, हो गया ना गोल। क्या कर दिया इसने, देखो मिश्रित, इसका ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, गलत हो गया ना। तो देखो इसका मिश्रण होता है टिन का, कितना होता है 63%। टिन की जितनी मात्रा अपने मिलाते हैं जो फ्यूज होता है इतना ही क्या होता जाता है, मुलायम होता जाता है। ठीक है। टिन की मात्रा होती है 63 और लेड की होती है 37%। ये तो फिर देखो 63% लेड हो गया मतलब पूरा कठोर ही हो गया, फिर तो अपने तार मोड़ेंगे तो मुड़ेगा ही नहीं वो तो ऐसा नहीं होता हमेशा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लूप मेश होते हैं लेकिन मेश लूप नहीं हो सकते, ये फिर उल्टा हो गया। यहाँ पे आना था कि सभी मेश होते हैं, ये मेश और लूप डीसी थ्योरी के अंदर है दोस्तों। अगर आपका कवर नहीं है तो प्लीज़ कवर करके ही जरूर जाइए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सभी मेश लूप होते हैं लेकिन सभी लूप है जो मेश नहीं हो सकते दोस्तों। ठीक है। सभी मेश लूप होते हैं लेकिन सभी लूप है जो मेश नहीं हो सकते। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी कथन गलत है, ऑप्शन राइट। अच्छा क्वेश्चन था ना आज का, काफ़ी टाइम उस पर अपने दिया है। देखो कह रहा है कि वही स्टोन ब्रिज में अगर गैल्वेनोमीटर का तार टूट जाता है, वही स्टोन उपयोग
का उपयोग किया जाता है? पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है, ये हमेशा डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। क्वेश्चन के अंदर एग्जाम आ चुका है, डीसी सप्लाई हमेशा इसको दी जाती है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, वो अपने धारा की दिशा को परिवर्तित करता है, ठीक है। तब उसमें ब्रिज की अवस्था में, खालिस्तान अवस्था में वह क्या है, खालिस्तान सर्किट की तरह कार्य करता है, करेगा जब उसका तार टूट गया दोस्तों। अब देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये सॉरी दोस्तों क्या है, वो है वही स्टोन ब्रिज है। इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ से बाइक रेच, यहाँ से तार टूट गई तो इसमें क्या होता है, एक शर्त होती है, जब गैल्वेनोमीटर में क्या धारा जीरो हो जाती है, कोई भी धारा फ्लो नहीं होती, जब ये परिपथ क्या है, संतुलित हो जाता है, ठीक है। परिपथ क्या है, संतुलित हो जाता है, उस समय ये सर्किट ओपन सर्किट कहलाता है, ठीक है, ओपन सर्किट कहलाता है। तो तार टूट गया मतलब ओपन हो गया, ओपन सर्किट आएगा, ठीक है। मतलब बी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ओपन सर्किट यहाँ ये होगा, यहाँ होगा, ओपन सर्किट होगा तब क्या, संतुलित अवस्था में होगा परिपथ, ठीक है। ये जो वेइस्टोन ब्रिज है, ये कौन सी होगा, संतुलित अवस्था स्टेज में होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे इसका, कि वेइस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का तार टूट गया है, तब ब्रिज संतुलित अवस्था में रहता है, अंततः यह परिपथ होता है जो ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको काफ़ी टाइम इस पे वेस्ट करने होंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि एक 300 ओम मान व 400 ओम का प्रेरणिक प्रतिघात श्रेणी में 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा, परिपथ की शक्ति, परिपथ का शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करें। देखो शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए अपने को जड चाहिए, जड अपने पास है नहीं, तो दोस्तों चलो जड निकालते हैं। जड निकलता है, कौन सा परिपथ है, इंडक्टिव है। जड बराबर क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एल एक्स एल स्क्वेयर, ठीक है। निकालो, आर का मान कितना दे रखा है 300, प्लस के अंदर एक्स का मान कितना दे रखा है 400 स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे तो मैंने तो कैलकुलेशन कर ली है, जड का मान 500 ओम आएगा, ठीक है। कितना आएगा, जड का मान 500 ओम आएगा। अब देखो जड आ गया अपने पास, तो देखो इसकी करेक्ट जड, जड याद रखना है दोस्तों, जड कितना है 500 ओम आया है। अब देखो इसकी धारा निकालते हैं। धारा क्या है, आई बराबर वी पोन के अंदर आर। देखो वी अपने को दिया है कितना 220 और आर कितना दिया है 300 ओम। 120, जीरो से जीरो काट देंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना 0.4, कितना आएगा 0.4 एम्पियर इसकी करंट आएगी। मतलब किस में दे रखा है, इसमें दिया, इसमें दिया, मतलब ये सी नंबर ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। सी नंबर ऑप्शन पे लगा दो कट्टा, ठीक है। बच्चा ए और बी या डी ऑप्शन होगा। अब देखो आर निकाल ली, पूछा क्या, और पावर पूछी है, तो पावर पहले कोस फाई निकाल लेते हैं शक्ति गुणक, ठीक है। कोस फाई निकाल लेते हैं शक्ति गुणक, क्या होता है आर पोन के अंदर जड दिखा, आर का मान दिया अपने को 300 दिया हो ना, ये रहा आर का मान 300 और 500 का, ये 500 आर जड का भी निकाला, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, इसको कैलकुलेशन करेंगे तब कोस फाई या पावर फैक्टर का मान आएगा 0.6, ठीक है। अब देखो ये इस पे लग गया काटा और 0.6 इस पे लग गया काटा, क्योंकि इसमें देखो पावर फैक्टर 0.9 दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचे बी या डी। अपन को अब निकालनी होगी, अपने को क्या है, शक्ति निकालनी होगी। शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल फेज के अंदर पी वी बराबर पी वी आई इंटू कोस फाई, ठीक है। कोस फाई अभी अपने निकाला 0.6, वोल्टेज दे रखी है 120, धारा अपने निकाल ली 0.4, कोस फाई अभी निकाल के आए अपने, क्या निकाला था 0.6, ठीक है। देखो जीरो हटाएंगे, इसके बटा में जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे और ये इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आंसर कुल मिला के मेरे पास आएगा 28.8। मतलब 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देते। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको चलना पड़ेगा। देखो पहले ही अपनी शक्ति निकालने लग जाते तो फिर देखो दोस्तों कोस फाई कहाँ से आता, कोस फाई का मान कहाँ से लाते हैं, तो पहले अपने कोस फाई निकाला, ठीक है। अगर देखो पहले शक्ति गुणांक लग ले, फिर अपने धारा वी आई, वोल्टेज तो दे रखी, आई कहाँ से लाते हैं, तो आई पहले निकाली, फिर अपने कोस फाई निकाला, फिर उसकी पावर निकली, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, आप इसको समझा करें। अच्छा क्वेश्चन था। देखो
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिस्टेरेसिस हानियां सबसे कम किस बात पर निर्भर करती है। तो किस बात पर निर्भर करती है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व, बारंबारता, 200 फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है, वातावरण के तापमान पर सबसे कम निर्भर करती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देना। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, और तो लंबी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी करते हैं इसको पूरा। कह रहे हैं कि एक ऐसा परिपथ जिसमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा पदार्थ जिसमें उच्च अवरोध होता है उसमें का उपयोग क्या बनाया जाता है? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ले लेते हैं। अपनी चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धारणशीलता, चालकता, सापेक्षता, प्रतिरोधकता। तो क्या कहा जाता है? धारणशीलता उसको कहा जाता है। ठीक है, अपने पदार्थ को चुंबक तक बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को धारणशीलता कहते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता या उसकी ओर झुकाव रखता है उसको क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड, मोटिव फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। दरअसल मैं आपको बता दूं एमएमएफ या उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की जो परिभाषा डेफिनेशन होती है वो यही होती है। ठीक है, क्या होती है कि एक चुंबकीय दबाव, एक चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उसकी ओर झुकाव रखता है उसको अपने एमएमएफ का नाम दिया गया है। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अब आप कमेंट करके बताओगे इसकी इकाई क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या है एसआई प्रणाली के अंदर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है कि एक तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है। एक तत्व जिसकी पारगम्यता मुक्त स्थान से कम होती है उसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या बाइपोलर। तो उसको क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल वो कहलाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल वह तत्व जिसकी पारगम्यता मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। वो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडक्टिव इंस्ट्रूमेंट। इंडक्टिव इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसेटिव तब होता है जब टोरक व भार का अनुपात होता है। देखो इंडक्टिव इंस्ट्रूमेंट का सेंसेटिव तब होता है, ज़्यादा सेंसेटिव तब होता है जब टॉर्क में भार का अनुपात या एक से कम है, एक है जीरो के बीच है, एक अधिक है या एक है, तब टॉर्क में भार का अनुपात। तो कब होता है वो? जब एक से अधिक टॉर्क में भार का अनुपात हो जाता है। एक टॉर्क व भार का अनुपात एक से अधिक जब हो जाता है तब इंडक्टिव इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो वीडियो काफ़ी लंबी होगी ना, आज इतनी मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कभी। चलो कोई बात नहीं। आप बोल रहा है कि किसी चालक में इंसुलेशन की मोटाई किस बात पर निर्भर करती है? धारा वहन क्षमता पर निर्भर करती है। चालक का साइज, ये तो कई बार बता दिया मैंने। चालक का साइज धारा वहन क्षमता पर निर्भर करता है। इंसुलेशन की मोटाई हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करती है, बारंबारता पर कभी निर्भर नहीं करती। धारा वहन क्षमता है हमेशा चालक का साइज, धारा वहन क्षमता पर चालक का साइज, इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज पर निर्भर। जितनी वोल्टेज अधिक होगी इंसुलेशन उतना ही अपने को मोटा मिलेगा। ठीक है, देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, इसका मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों ना, गलत बात। आप बताओ इसका, आपके लिए ये होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है ये, इसको करिए अच्छे से। आप कभी भी इसका कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो हमेशा के लिए सेव रहेगी यूट्यूब पर। ठीक है, होमवर्क है आपका। देखते हैं कौन कितना पढ़ता है। ठीक है, देखते हैं कि कंपटीशन। अब देखो आपको किसी देखना मत, ये आप अंदाजे से तुक्का मत लगाना, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करना। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये आज का। बोल रहा है कि सियारों के पर्दे पर्दे पर दो पूर्ण स्केल चक्कर दिखलाई पड़ेंगे जब क्या प्रीसरप जनित्र मतलब स्वीप जनरेटर का आवर्तकाल समय काल कितना होगा? ऑप्शन में आपको बताना चाहूंगा दोबारा। कह रहा है संकेत काल का 3 गुना, संकेत काल का आधा, संकेत काल के बराबर या संकेत काल का 2 गुना। तो देखो दोस्तों क्या आंसर होने वाला है इसका, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज की दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अच्छे लगे ना?
तो आपके लिए हमेशा मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। एमसीक्यू की अपनी सीरीज़ चल रही थी। यहाँ तक आपने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में अब आपको। तो दोस्तों अब देखो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल एक और बढ़िया से क्वेश्चन मैं आपके लिए लाकर आऊँगा, उपलब्ध करवाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।